नमस्कार, मैं रविश कुमार। 3 तलाक पर तैयारी के दौरान कई लेखों में मीडिया खासकर न्यूज़ चैनलों को लेकर एक खींच दिखाई दी। यही कि मीडिया खासकर टीवी ने 3 तलाक के मसले को हाँ या ना में बदल कर रख दिया है, जबकि यह मामला हाँ या ना के अलावा उन विकल्पों का भी है जो 3 तलाक की समाप्ति के बाद हो सकता है, जिसे लेकर तमाम संगठनों के बीच अलग अलग राय है। न्यूज़ चैनल इस तरह की नाइंसाफी सिर्फ मुस्लिम मुद्दों के साथ नहीं करते, बल्कि तमाम राजनीतिक, आर्थिक और गैर धार्मिक मुद्दों के साथ भी करते हैं। इसका अब कुछ नहीं किया जा सकता। या तो आप टीवी देखना छोड़ दीजिए या फिर यही देखिए। टीवी के डिबेट का मकसद अब भड़ास निकालना ही रह गया है, ना कि आपकी राय को पहले से बेहतर करने का। इतनी बात तो अभी तक आप समझ गए होंगे, इसके लिए मैट्रिक पास होने की जरूरत भी नहीं। जम्मू कश्मीर में पीडीपी बीजेपी की सरकार है। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती कई बार तथाकथित राष्ट्रीय मीडिया से गुजारिश कर चुकी हैं कि डिबेट में इस तरह से चर्चा ना करें कि जम्मू कश्मीर के लोगों के प्रति पूरे भारत में नफरत फैल जाए। 3 तलाक को लेकर मुस्लिम महिला संगठनों की क्या राय है और कितनी फर्क है? एक राय है, भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन चाहता है कि त्वरित 3 तलाक समाप्त हो, मगर यूनिफॉर्म सिविल कोड ना हो। इसकी जगह कुरान में तलाक की जो प्रक्रिया है उसे ही सुन्नियों पर लागू किया जाए। मुस्लिम विमेंस लीग, ये लखनऊ की एक संस्था है, इसकी मांग है कि मुस्लिम महिलाओं पर धार्मिक कानून लागू ही ना हो, शरई कानून रद्द कर दिया जाए और उसकी जगह इंडियन मैरिज लॉ बनाया जाए। शायरा बानो 3 तलाक को असंवैधानिक मानती हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग करती हैं। इसके 2 मतलब हुए कि मुस्लिम महिलाओं की दुनिया में इस वक्त कई तरह की बेचैनियां हैं। एक बेचैनी अपने मसले का हल कुरान के दायरे में चाहती है, तो दूसरी बेचैनी अपने मसले का हल कानून के सिद्धांत के अनुसार चाहती है। एक तरह से मुस्लिम महिलाओं के बीच यह बात साफ है कि शरिया को छोड़ या तो कुरान लागू हो या संविधान लागू हो, त्वरित 3 तलाक समाप्त हो जाए। यह बात भी ठीक नहीं है कि मौलाना लोग भी एक ही तरह से सोचते हैं। बहुत से मौलाना या इस्लामिक विद्वान यह चाहते हैं कि त्वरित 3 तलाक समाप्त हो जाए। हिलाल अहमद ने अपने एक लेख में इसकी सूची बनाई है कि अहले हदीस सुन्नी कहते हैं कि 3 तलाक का कोई धार्मिक आधार ही नहीं है। वे पर्सनल लॉ बोर्ड को चैलेंज नहीं करते, मगर बोर्ड से जुड़े कई पारंपरिक उलेमा 3 तलाक को धार्मिक और कानूनी आधार पर सही मानते हैं। बोर्ड ने अब अपना कुछ रवैया बदला है और एक बार में 3 तलाक को गलत माना है, लेकिन तलाक की लंबी और एक मुश्किल प्रक्रिया बनाई है। यह लड़ाई इस बात को भी लेकर लगती है कि महिलाओं या भारतीय मुसलमानों के जीवन पर कुरान की सर्वोच्चता लागू हो या खलीफाओं के दौर में कुरान और हदीस की व्याख्या के बाद जो सामाजिक नियम बने हैं जिसे आप शरिया समझते हैं वो लागू हो। आपको यह भी समझना होगा कि कुरान के साथ साथ शरिया भी इस्लामिक कानून का हिस्सा रहा है। यह सही बात है कि इस्लाम एक है और कुरान एक है, मगर इस्लाम के तहत अलग अलग पंथ हैं, फिरके हैं और उनके अपने अपने शरिया हैं। शरिया का सामान्य मतलब यह हुआ जिंदगी का रास्ता। मोटा मोटी यह समझिए कि सड़क पर चलते वक्त जो नियम होते हैं वो संविधान से नहीं बनाए जाते, मगर आपको संविधान का पालन करना पड़ता है। इसी तरह का जिक्र जो नियम होते हैं वो कुरान में नहीं मिलेगा, लेकिन आप सड़क पर चलते वक्त अपने संवैधानिक धार्मिक जिम्मेदारियों से अलग भी नहीं हो सकते, इसीलिए ये शरिया है मोटा मोटी। हिलाल अहमद ने लिखा है कि अगर शरीयत पर इतना ही जोर है जिसके तहत 3 तलाक का कुछ लोग समर्थन करते हैं, तो क्या वे चोरी करने पर हाथ कटवाने के लिए भी तैयार हैं? 80 के दशक में मशहूर और शानदार लेखक राही मासूम रजा ने हंस पत्रिका में एक लेख लिखा जिसका उन्वान था, शीर्षक कि इन्हें इस्लाम कटपीस में चाहिए। राही मासूम रजा ने भारत के मुसलमानों पर तंज करते हुए लिखा था कि शरीयत के हिसाब से 3 तलाक तो चाहिए, अगर मंजूर है तो उसके हिसाब से चोरी करने पर हाथ कटवाने की सजा क्यों नहीं मान लेते? लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन ताहिर महमूद ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है कि 3 तलाक की जगह 1 तलाक भी हो तो भी व्हाट्सएप ईमेल से तलाक देने की बीमारी रह जाएगी। इसलिए एक तरफा तलाक की प्रक्रिया समाप्त कर देनी चाहिए, मर्द की मर्जी से तलाक ना हो। ताहिर महमूद और नलसर हैदराबाद के वाइस चांसलर फैजान मुस्तफा के लेख में यह बात प्रमुखता से उभरती है कि इस बदलाव में संसद की भी एक भूमिका है। त्वरित 3 तलाक की समाप्ति के बाद नई व्यवस्था क्या हो जो सभी को मंजूर हो, इसके लिए कोई कमेटी बैठे और विधायी प्रक्रिया शुरू हो, जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। ताहिर महमूद कोर्ट की भूमिका भी मानते हैं, जैसे 1995 में कोर्ट ने ही गैर मुसलमानों को दूसरी शादी करने के लिए इस्लाम अपनाने पर रोक लगा दी। इस बहस का एक और पहलू है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ
सारा का सारा शरिया नहीं है। पर्सनल लॉ के तहत 3 ऐसे एक्ट हैं जिसे विधायी मान्यता हासिल है। मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। 1937 और 39 का एक्ट अंग्रेजों ने बनाया, जिसे आजादी के पहले एंग्लो मोहम्मडन लॉ कहते थे, आजादी के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड संवैधानिक संस्था नहीं है, ना ही यह बोर्ड संवैधानिक अधिकार दिलाने की गारंटी दे सकता है। कई लोग लॉ बोर्ड नाम होने से कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे शायद संवैधानिक या कानूनी मान्यता हासिल हो। वैसे कई लोग मानते हैं कि तीनों एक्ट में भी बहुत सुधार की जरूरत है। एक बदलाव और आया है। त्वरित 3 तलाक मुस्लिम महिलाओं की शुरू की गई लड़ाई है। लंबे अरसे तक मुस्लिम मर्द इससे दूर रहे, लेकिन अब जाकर इस लड़ाई में बड़ी संख्या में मुस्लिम मर्द भी औरतों के साथ हैं। आप त्वरित 3 तलाक के खिलाफ लिखने वालों के नाम देख लीजिए। जावेद आनंद, आरिफ मोहम्मद खान, शाहिद सिद्दीकी, हिलाल अहमद ताहिर, महमूद फैजान मुस्तफा। और इससे पहले के विवादों में जाएंगे तो आपको असगर अली इंजीनियर साहब का भी नाम मिलेगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू करते ही इस बहस का दायरा तय किया है। दायरा यह है कि त्वरित 3 तलाक लीगल है या नहीं, इस पर सुनवाई होगी। पीठ यह देखेगा कि 3 तलाक क्या इस्लाम का मूल अंग है, क्या इसे धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर मौलिक अधिकार माना जा सकता है। अगर 3 तलाक धार्मिक स्वतंत्रता के तहत आएगा तो कोर्ट दखल नहीं देगा। इसके बाद जरूरत पड़ी तो हलाला पर सुनवाई होगी, मगर बहुविवाह पॉलीगैमी पर सुनवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान समेत दूसरे देशों के कानून भी देखेगा जहां 3 तलाक खत्म किया गया है। 20 से अधिक मुल्कों में 3 तलाक को समाप्त कर दिया गया है। हिंदी के दर्शक वाणी प्रकाशन के प्रतिमान में छपे अमरीन का लेख पढ़ सकते हैं। एक सार है इस विवाद का कि इराक ने 1959 में तलाक, निकाह और कानून को बदलकर विवाह संहिता जारी की थी, यानी कोडिफाई कर दिया था। सीरिया में 1953 में ही ऐसे बदलाव कर दिए गए। 1959 में अल्जीरिया ने भी एक अध्यादेश जारी कर सभी प्रकार के तलाक को कोर्ट के दायरे में ला दिया था। तो हम इन्हीं सब मसलों पर बात करेंगे। फैजान मुस्तफा साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। अक्सर हैदराबाद से ओबी पे रहते हैं। कई साल से 1-1.5 साल से तो हो ही गया आपके साथ कार्यक्रम करते हुए। पहली बार हम दोनों रूबरू हो रहे हैं, तो आपका स्वागत है। और हम जानना चाहते हैं आपकी पहली प्रतिक्रिया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कहा है कि लीगल है या नहीं, इस पर सुनवाई होगी। क्या इसे धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर मौलिक अधिकार माना जा सकता है? अगर 3 तलाक धार्मिक स्वतंत्रता के तहत आएगा तो कोर्ट दखल नहीं देगा। इन 3 बातों से हम उम्मीद पालें या उम्मीद नहीं पालें, इसका क्या मतलब है आपके हिसाब से? रवीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हम लोग आज फेस टू फेस बात कर रहे हैं पहली बार। ये मैं बार बार लिखता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस जाएगा तो कोर्ट इसमें उस तरीके का एक इमोशनल के एक बार में बैन कर दो और सजा दे दो और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दो, असंवैधानिक, ऐसी चीज कोर्ट नहीं करेगा। अब कोर्ट ने वही सवाल उठाया है कि क्या ये मजहब की आजादी का हिस्सा है। और आपको मालूम है कि मजहब की आजादी तय करने के लिए भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये डॉक्ट्रिन बनाया है एसेंशियलिटी, कि क्या मजहब का मूलभूत ढांचे का हिस्सा है। जैसे संविधान का एक मूलभूत ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसमें आज भी गौतम भाटिया ने लिखा है, मैं भी लिखता रहा हूं, राजीव धवन ने इस पे कई बार लिखा है, और इस पे एक नियर यूनानिमिटी है जितने बड़े एकेडमिशियंस हैं कि धर्म का मूलभूत हिस्सा क्या है ये धर्म वाले लोग बताएंगे, सर्वोच्च न्यायालय नहीं बता सकता। तो हमने कई लेख इस पे लिखे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कैसे तय करेगा कि क्या चीज धर्म का मूलभूत हिस्सा है, क्या नहीं है मूलभूत हिस्सा। अब इसमें ये पूरा डॉक्ट्रिन बना था जब टेम्पल एंट्री शुरू हुई देश की आजादी के बाद कि अछूतों को भी मंदिर में जाने दिया जाए। तो मंदिर के प्रबंधन ने कहा हम इन्हें नहीं आने देंगे, ये हमारे धर्म का हिस्सा नहीं है। तो हिंदू लॉ को रिफॉर्म करने के लिए जस्टिस गजेंद्र गटकर ने ये एक डॉक्ट्रिन बनाया और ये कहा हम आपके धर्म के जो सोर्सेज हैं, शास्त्राज हैं और श्रुतिज और स्मृतिज को देख के तय करेंगे क्या चीज धर्म का हिस्सा है। और उन्होंने कहा अनटचेबिलिटी जो है, अछूत, ये हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। जबकि इस पे बड़ा विवाद था क्योंकि ये धर्मशास्त्र से साबित किया जा सकता है। उसके बाद जैसे जैसे ये डॉक्ट्रिन इवॉल्व हुआ तो कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि हम ये देखेंगे
कि लोग कैसे बिहेव करते हैं और उससे तय करेंगे कि धर्म का मूलभूत हिस्सा है या नहीं। जैसे केरला में एक मुसलमान पुलिस ऑफिसर दाढ़ी रखना चाहता था, तो कोर्ट ने कुरान और हदीस नहीं देखी, जैसे कि अछूत वाले इस मामले में देखी। उन्होंने कहा इतने मुसलमान तो दाढ़ी नहीं रखते, फैजान मुस्तफा के दाढ़ी नहीं है, ताहिर महमूद के दाढ़ी नहीं है, इसका मतलब दाढ़ी रखना जो है वो इस्लाम के मूलभूत ढांचे का हिस्सा नहीं है। ठीक। राजस्थान में कुछ लोग नाग पंचमी में नाग को कैप्चर करते थे, और वो उनकी लोकल कस्टम और जो उनका लोकल धार्मिक ग्रंथ जो था उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक देश का जनरल धर्मशास्त्रा कोर्ट करके कह दिया कि ये प्रैक्टिस हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। कलकत्ता में तांडव डांस आनंद मार्गीस करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो उनकी ओरिजिनल किताब 1961 की थी उसमें ये नहीं लिखा हुआ है। तो धर्म भी इवॉल्व होते हैं, हम चाहेंगे कि धर्म भी प्रोग्रेस। इन सब उदाहरणों से आप क्या कहना चाह रहे हैं? इन उदाहरणों से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मुझे ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी कि क्योंकि इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है 3 तलाकों पे। कुछ लोग कहते हैं कि ये हो सकती है, कुछ लोग कह सकते हैं नहीं हो सकती, लेकिन सब लोग ये कहते हैं कि ये अच्छी चीज नहीं है। इसका मतलब ये इस्लाम के मूलभूत ढांचे का हिस्सा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट इतना कह के रुक जाएगी कि 3 तलाक की कोई इस्लामी हैसियत नहीं है। मैंने कल भी आपसे कहा था कि ना इसकी धार्मिक हैसियत है और ना लीगल हैसियत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट शमीम आरा में 2002 में कह चुका है कि तलाक ऐसे नहीं होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट इतना ही कह के रुक जाए तो क्या ये बड़ी जीत मानी जाएगी? क्या मैं नहीं समझता। मैंने बार बार कहा कि ये कंट्रोवर्सी जो है ये अननेसेसरी और गैर जरूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में जो बात कह दी वो अब और सफाई के साथ कह देंगे, उससे ज्यादा बात आगे नहीं बढ़ने वाली। अगर हमें वाकई में कोई समाज में रिफॉर्म लाना है तो उस रिफॉर्म के लिए लोगों को यह समझाना होगा कि 3 तलाक होने के बाद मियां बीवी का जो रिश्ता है वो धर्म के हिसाब से अवैध नहीं है। जब तक लोग ये मानते रहेंगे कि जिसने 3 तलाक दी उन दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया और उनको कल प्रलय में जाके ईश्वर जो है वो जहन्नम में डाल देगा और नरक में डाल देगा, तब तक मसला हल नहीं होगा। और नरक में 3 तलाक देने के बाद नहीं डाले जाएंगे, ये बात ना कोर्ट बता सकती है ना संसद। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो क्लर्जी का काम है उसमें क्लर्जी को इन्वॉल्व करना चाहिए, इंगेज करना चाहिए। वो तो अभी तक नहीं हुए ना? अब तक नहीं हुआ, लेकिन यही तो एक लड़ाई, जैसे मैं उम्मीद जागे, जैसे कई महिलाएं कह रही हैं, ये भी इस लड़ाई का हिस्सा है कि मैं अमरीन का ही लेख पढ़ रहा था और एक इंदौर के एक पत्रकार, मैं उनसे बात कर रहा था, महिला पत्रकार हैं, तो उन्होंने भी कहा कि हम चाहते हैं कि जो कुरान है वो हम अपनी, अमरीन खान उनका भी नाम है, कि अपने कुरान जो है मैं उसे अभी हिंदी में पढ़ें या उर्दू में पढ़ें, तर्जुमा में पढ़ें, अपनी भाषा में पढ़ें, स्थानीय भाषा में पढ़ें, ना कि अरबी में, जिससे उसका सारा इंटरप्रिटेशन हम किसी मौलवी पे ना छोड़ दें, हम भी कुछ समझें। तो ये तो एक लंबी है, लेकिन अगर कोर्ट ये कह दे कि 3 तलाक, इंस्टेंट 3 तलाक जायज नहीं है, ठीक है, तो क्या हम ये मान लें कि कोर्ट ने फिर ये कैसे पता चलेगा कि 3 तलाक अगर जायज नहीं है तो दूसरा कौन सा तलाक की दूसरी कौन सी प्रक्रिया जायज है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट इसमें जो कहेगा और जो कहना चाहिए वो ये कि मुसलमान मर्द जो है वो तलाक 3 तरह से दे सकता है। एक तो तलाक ये कि तलाक पहले नहीं हो डायरेक्ट, वही जो 8 स्टेप्स हैं, ठीक है, कि पहले सुलह समझौता हो, फिर आर्बिट्रेटर्स बैठें, उसके बाद एक बार बोले और 3 महीने तक कोशिश करते रहें कि शायद रिश्ता बन जाए। अगर वो रिश्ता नहीं बना तो 3 महीने पे तलाक कंप्लीट हो गई। अब उनको 3 महीने के बाद ये ख्याल आता है दोनों को कि भाई हम दोनों फिर से रहने लगे, तो एक फ्रेश शादी करें, रहने लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर रहने लगे, फिर झगड़ा हुआ, अब इस झगड़े होने के बाद फिर से आर्बिट्रेशन और सलाह समझौता हुआ, फिर उसने एक बार एक तलाक दी, फिर 3 महीने वेट किया, 3 महीने में अगर उसने रिवोक नहीं किया, अगर 3 महीने के अंदर अंदर कर दे तो वो सिर्फ अगर छू भी दे और कह भी दे बेगम चलो माफ करो सब खत्म, तो रिवोक हो जाती है। लेकिन 3 महीने अगर गुजर गए तो फिर से फ्रेश निकाह। अच्छा, फ्रेश निकाह औरत के इंटरेस्ट में है, इसलिए क्योंकि फ्रेश निकाह में वो फ्रेश मेहर मांगेगी और फ्रेश कंडीशंस रख सकती है। वो रख सकती है कि अगली बार काली टाई मत लगा लेना और कोट मत पहनना और रवीश साहब के प्रोग्राम में मत जाना, ये शर्तें लगाई जा सकती हैं।
तो 2 बार जब ये फ्रेश निकाह हो सकता है तो ये पूरा हलाले का कंसेप्ट अपने आप खत्म हो जाएगा। पर लोग चाहते हैं, जो इस लड़ाई को लड़ रही हैं, जो महिलाएं और आप लोग भी, ये तो चाहते हो कि ये इंस्टेंट 3 तलाक समाप्त हो जाए। ये इसमें यूनानिमिटी है ना, यूनानिमिटी है इसमें किसी में नहीं है। और ये पहले के कई अदालती आदेशों में इसे एक तरह से गलत माना भी गया है और इसको कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया है। लेकिन बात यह है कि सभी महिलाएं तो कोर्ट तक नहीं पहुंच सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तक, तो वो दारुल क़ज़ा जो इस्लामिक कोर्ट है शरिया का, वहीं जाती हैं। तो ये बात वहां कैसे एस्टेब्लिश होगी कि 3 तलाक या इंस्टेंट 3 तलाक अब खत्म हो गई है और इसकी जगह एक दूसरी व्यवस्था, जैसे मैंने शुरू में पढ़ा कि कुछ लोग उसको इस्लामिक कानून के दायरे में, जैसे शिबा कह रही थी कि हम चाहते हैं कि जो कुरान में प्रक्रिया तय है वही व्यवस्था आप हमारे लिए कर दीजिए। तो ये व्यवस्था कैसे होगी? मैं बताता क्या सुप्रीम कोर्ट आदेश से ये व्यवस्था बनेगी, या फिर संसद के कानून से बनेगी, या फिर इसे वापस मौलवियों पर छोड़ दिया जाए? नहीं, मौलवियों पर नहीं छोड़ा जाएगा। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश हुआ कि 3 तलाक नहीं है, तो अब तलाक मर्द जो दे सकता है, एक तो वो मैंने अभी आपको प्रोसीजर बता दी। हाँ। दूसरे, अगर मर्द ने ये कह दिया कि मैं अपनी बीवी से 4 महीने तक कोई रिश्ता नहीं रखूंगा और कसम खा ली, तो वो डिवोर्स हो जाती है। या फिर अगर उसने अपनी बीवी को अपनी मां की तरह समझ लिया और कह दिया, तो वो उसमें रिलेशनशिप खत्म हो जाती। और ऐसी जो मुसलमान औरत है एक, वो एक तो लेती है खुला और एक है तलाक तफवीज, जो निकाह के वक्त ही लिख दिया जाता है। मैंने कल इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है उसमें कि कितने मुगल पीरियड के ऐसे दस्तावेज हैं। सर सैयद की अपनी नवासी का उस तरीके का, वो बहुत है ऐसे, मैं लाया भी हूं, आपको दिखा दूंगा, जिसमें निकाह में ये लिखा है कि जैसे तुम तलाक दे सकते हो वैसे ही मैं दूंगा। या ये लिखा हो सकता है कि 3 तलाकें नहीं होंगी, तुम दूसरी शादी नहीं मतलब ये बात कल आई थी कि औरतों को तलाक देने का अधिकार नहीं है, हक है। ऐसे केसेस हैं। अगर निकाहनामा ऐसा बनाया जाए कि जिसमें औरतें भी तलाक देने की प्रक्रिया लिख दें, तलाक देने की प्रक्रिया क्या होगी, वो ये तो सिर्फ सरकार को भी इसका प्रचार करना पड़ेगा। सरकार को भी प्रचार करना चाहिए। पर ये कानून के जरिए क्यों नहीं किया जा सकता? इसको नहीं किया जा सकता। अगर ये परंपरा का हिस्सा है तो इसी परंपरा को कानून का हिस्सा क्यों नहीं बनाया जा सकता? नहीं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में बनाया गया, जो 37 प्रकार की शादियां वर्जित हैं कि आप परिवार के इतने खानदान तक, इतने पीढ़ी तक आप शादी नहीं कर सकते, भाई बहन माने जाते हैं। तो इसी तरह के लोगों को, परंपराओं को लेकर एक कोडिफाई क्यों नहीं? यही लॉ है, इनफैक्ट यही लॉ है। हो सकता है पार्लियामेंट इसे लिख दे या सुप्रीम कोर्ट अब ये कह दे कि कोई भी निकाह ऐसा नहीं होगा जिसमें ये शर्त शामिल नहीं की जाए कि पति दूसरी पत्नी नहीं रखेगा या 3 तलाकें नहीं देगा। ये चीज लिखी जा सकती है और लिखी जानी चाहिए। और आप ये देखिए 1875 का मैंने एक केस कल कोर्ट किया, पुन्नू बीबी का। उसमें निकाह में ये लिखा था, मैं जो कुछ कमाऊंगा तुम्हें दे दूंगा, तुमको कहीं लेके नहीं जाऊंगा, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं करूंगा, और मैं किसी और औरत से शादी नहीं करूंगा, और अगर मैं कुछ करूं तो ये शादी फौरन खत्म। उसके बाद हस्बैंड ने अफेयर कर लिया दूसरे से। अब बीवी ने केस किया, ब्रिटिश पीरियड है 1875 का। तो हस्बैंड के वकील ने कहा कि साहब स्लेवरी तो खत्म हो गई, दास्ता तो खत्म हो गई, पर इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट से जिसमें लिखा है कि मैं तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ नहीं करूंगा, पति को दास बना दिया गया है, इसलिए पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध है ये कॉन्ट्रैक्ट, इसे वॉइड करार दिया जाए। तो ब्रिटिश कोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग, ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स होगा। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स होते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, करारनामा, निकाह में जो आप दोनों मियां बीवी की तरफ से जो शर्तें होती हैं, बाइंडिंग है इसकी। इसको क्यों नहीं कोडिफाई किया जाए? इसे कोडिफाई कर दे, लिख दे के किया जा सकता है ना, बिल्कुल कर दे, और मॉडल निकाहनामा बनाए जा सकते हैं। मैं कुछ वकीलों से कहूंगा कि वो सुप्रीम कोर्ट को एक बना के दें मॉडल निकाहनामा, और कोर्ट उस पर अपनी जुडिशियल मोहर लगा दे कि अब निकाह का फॉर्मेट ये होगा। कोर्ट करे या संसद करे? अब इस केस में कोर्ट कर दे इस समय, इस समय कोर्ट कर बेहतर यह है कि संसद करे हर लॉ रिफॉर्म। मेरी कंसिस्टेंट पोजीशन ये कि संसद करे। तो मैंने बताया कि तलाक का औरत का एक तरीका तो खुला हो गया, और एक तरीका ये कि निकाहनामे में लिख दिया गया, राइट। और तीसरे, अगर हस्बैंड ने उसके चरित्र पर दोष लगाया तो वो निकाह समाप्त करा देगी, डिवोर्स ले लेगी, या फिर वो दारुल क़ज़ा जाएगी या कोर्ट जाएगी और मैरिज डिसॉल्व करा देगी। तो औरत को भी 4 तरीके से, 5 तरीके, और एक है म्यूचुअल कंसेंट, 5वां तलाक मुबर्रा, जहां दोनों मियां बीवी में झगड़ा है, दोनों आपस में बैठे, उन्होंने कहा लेट अस पार्ट, दोनों अलग अलग जाएं। तो
औरत ने को भी इस्लाम और जो इंडियन पर्सनल लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है आज की डेट में, उसमें तलाक का उतना ही हक है जितना मर्द को है। लेकिन ये कि कुछ मीडिया में भी ज्यादा आ गया और कुछ केसेस भी इस तरह के हो गए जिनसे एक आई कैचिंग केसेस के लिए वाकई जुल्म हुआ। आप उस मांग को स्किप कर गए मेरे ख्याल से, या मैं ठीक से समझ नहीं पाया। जो कुरान में जो 2 प्रोसेस है उसके हिसाब से जो कुरान की प्रोसेस मर्द जब करेगा, हाँ, अगर औरत ये कह दे, जैसे आपने कल कहा था कि औरतें मांग क्या रही हैं, कुरान ही तो मांग रही है ना। ये तो मैं बार बार कहता रहा हूं, तो उन्हें मिलना चाहिए ना। मौलानाओं से मैंने ये कहा कि अभी तो उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं मांगी, अभी तो संविधान के तहत वाला इक्वालिटी का राइट नहीं माना, अभी तो 1400 साल वाला लॉ मान रही है। तो जो उनकी डिमांड है वो बड़ी जायज है, बहुत छोटी डिमांड है, उसको एक्सेप्ट करके पर्सनल लॉ बोर्ड ने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया, लेकिन ये ज्यादा अगर पूरे देश के स्तर पे लागू हो सुन्नियों पे तो कोर्ट से भी हो जाना चाहिए, जिसमें अब किसी तरह की, अब कोर्ट को ये कहना चाहिए इस केस में कि क्योंकि 3 तलाक तो है नहीं, अब वो ये कहें कि इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हम ये ऑर्डर करते हैं कि ये एक स्टैंडर्ड निकाहनामा है, कोई भी मुस्लिम शादी जो होगी वो इसके तहत होगी और उसमें ये शर्तें लिखी हुई होंगी, क्योंकि वो देखिए ये सिविल मैटर है, क्रिमिनल मैटर नहीं है। तो सिविल मैटर में आपका मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर ये लिख दिया गया कि मैं 3 तलाक नहीं दे सकता, तो बात खत्म हो गई। हाँ, इसी पे, यहीं पे मैं वो ताहिर महमूद वाला पॉइंट मैं पूछ रहा हूं कि 3 तलाक की जगह 1 तलाक भी हो तो व्हाट्सएप ईमेल से तलाक की बीमारी हो सकती है, और एक तरफा, मतलब आप जो उसी का जवाब दे रहे हैं कि एक मॉडल निकाहनामा हो, है ना। जब ये हो गया कि 1 से पहले आर्बिट्रेशन होगा, 1 से पहले 3 स्टेजेस हैं, तब तलाक बोलने का हिस्सा, यानी पहले उसे समझाओ बुझाओ, समझाने बुझाने से बात ना बने तो आप थोड़ा सा गुस्सा दिखा सकते हो, ठीक है, फिर आप अलग कमरे में जाके सो जाओ। ये सब जब फेल हो जाए तो आर्बिट्रेटर्स बैठेंगे बचाव करन, उसके बाद एक बोलेंगे। इसलिए व्हाट्सएप डायरेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है, टेलीफोन से डायरेक्ट नहीं हो सकता। ये सब भी प्रतिबंधित होना चाहिए, फैसले में आना चाहिए कि इस तरह के कम्युनिकेशन होगी नहीं, कोई होगी ही नहीं, है ना, इंस्टेंट डिवोर्स नहीं होगी। लेकिन इंस्टेंट कहने के बाद भी कोई ईमेल से दे रहा हो 3 महीने से, तो वो भी तो नहीं होना चाहिए ना, आमने सामने होना चाहिए ना। नहीं, इसमें ये पूरी प्रोसेस हो, पूरी प्रोसेस आर्बिट्रेशन हो। ठीक है, ठीक है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर से हम इस मसले पे हम बात करेंगे ताकि हमारी कुछ समझ और बेहतर हो सके। हम लौट आए हैं, फैजान साहब खैरुनिस्सा हैं अहमदाबाद से। उन्होंने पूछा है कि खुला के लिए परमिशन लें और मर्द को डिसीजन सुनाना, दोनों में अंतर है। नए निकाहनामे पर कितने लोग शादी करने के लिए तैयार होंगे, सिंगल पेज का निकाहनामा हो, शायद वो ये कह रही हैं। और कह रही हैं दारुल क़ज़ा को संवैधानिक राइट तो है नहीं, तो क्या कोई 3 पैरेलल कोर्ट होनी चाहिए क्या, है ना। देखिए, पहला तीसरे सवाल का उसमें कमाल खान का भी एक सवाल है कि कंपेंडियम ऑफ इस्लामिक लॉ जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बनाया था, और जिसमें एक है कि आप दीवार पर भी तलाक लिख दें तो उसकी मान्यता है। हाँ, तो अब मैं पहले चौथा सवाल ले लेता हूँ। हाँ। ऐसा है कि पर्सनल लॉ में कल ये बात आई कि इतने साल लगा दिए कोई एक प्रोग्रेसिव सुधार करने में, सुधरने में भी कहिए। उसकी वजह ये है कि पर्सनल लॉ बोर्ड बहुत बड़ी बॉडी है, हजारों लोग हैं, और ये हजारों के जो उल्मा हैं, ये सब एक दूसरे से अपने को काबिल समझते हैं, और हर एक ये कहता है कि फला ने इस्लाम के खिलाफ तो काम नहीं कर दिया। तो कंसेंसस होना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए कंसेंसस बनने में देर लगी है। उसके लिए पर्सनल लॉ बोर्ड को बहुत बुरा भला कहा गया है, बहुत गालियां दी है, हमने कितने आर्टिकल्स में उन्हें बुरा भला लिखा है। दारुल क़ज़ा के बारे में आज भी सुप्रीम कोर्ट में यह मुद्दा आया कि एक किसी पार्टी ने यह कहा कि साहब ये जो बीएमए में और सायरा बानो मांग रही हैं कुरानिक राइट, ये सब खत्म कीजिए, और जैसे हिंदू लॉ के तहत डिवोर्स होती है ऐसे ही मुस्लिम लॉ में भी डिवोर्स हो, यानी सिर्फ कोर्ट डिवोर्स देगी। अब इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं कि कोर्ट तो ऑलरेडी ओवरबर्डन है, 4-5 करोड़ केसेस मौजूद हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो लॉ है सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड, उसके सेक्शन 89 में है कि हम मसलों को आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन, लोक अदालत से आउटसाइड द कोर्ट तय करें।
तो जो सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि बीच बचाव से अगर हो जाए तो ठीक है वो। तो ये जो डिवोर्स की बात ये लोग कह रहे हैं कि कुरानिक सिस्टम के तहत हो जाए आर्बिट्रेटर्स के थ्रू, वो बेहतर है। अब इसमें जो खुला 1939 के तहत है, उसमें एक ऑप्शन तो होता है कि वो कोर्ट जाती हैं, दूसरा ऑप्शन ये कि वो दारुल कज़ा जाती हैं। और दारुल कज़ा में आप हमारा जो मैंने 74 दारुल कज़ा का डेटा इकट्ठा किया, उसमें एक तो 69% औरतें जाती हैं और 30% मर्द जाते हैं तलाक के लिए। नहीं, अपना मसला लेके, अपना मसला कोई भी मसला लेके। मतलब वो औरतें ज्यादा वहां पर और उसमें गरीबी का भी एक एंगल होगा, गरीबी का भी एंगल है। दूसरे ये कि मर्द जाते हैं इसलिए कि बीवी वापस आ जाए, वो मैके चली जाती है, उसे कहते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, यानी शादी बचाने जा रहे हैं ज्यादातर मर्द। अच्छा। और औरतें ज्यादातर खुला लेने जा रही हैं या अपनी मैरिज डिसॉल्व करने, फस्क कहते हैं उसे, फस्क कराने जा रही हैं। तो ये इतनी जागरूकता है, इतनी जागरूकता है। आप ये देखिए, मैंने आपको सुबह भेजा है ये सर्वे, अभी पब्लिश नहीं किया है हमने, लेकिन रिवीलिंग है कि कितने दारुल कज़ा जो है। और दारुल कज़ा आमतौर पे भारतीय महिला मुस्लिम आंदोलन के सर्वे के साइंटिफिक होने पर सवाल उठाए, आपका तो साइंटिफिक है ना? नहीं, मैंने इसमें हेल्प ली एक साहब की, ठीक है, जो साइंटिफिक सर्वे करते हैं। ठीक है, तो वो और ये कहां ज्यादा होता है राज्यों के हिसाब से? राज्यों के हिसाब से अब देखिए, यहां बीएमएमए सही है कि मैंने देखा कि सबसे कम गुजरात में हो रहा है। तो वाकई गुजरात इज शाइनिंग ऑन दिस पॉइंट। 1.8% है वहां पे डिवोर्स, ट्रिपल डिवोर्स। और महाराष्ट्र में 22% हो रहा है। तभी वो कल कह रही थी बीएमएमए वाले जहां काम कर रहे हैं, जी कह रही थी कि आप आकर देखिए यहाँ, मगर मुझे उन्होंने कभी बुलाया नहीं है। लेकिन ठीक है। और आसाम में बहुत ज्यादा, आसाम में 30% हो रहा है। तो ये इन लोगों को एडुकेट करने की जरूरत है कि ये करें। तीसरी चीज ये, जो मुस्लिम कंट्रीज में रिफॉर्म हुआ है, वो अल्जीरिया और इराक और ईरान वो 60 के दशक में ही कर गए लोग। जी, वो दो तरीके से हुआ। एक तो उस स्टेट ने किसी एक क्लर्जी जो लिबरल एक्सपर्ट था, उसका ओपिनियन ले लिया और लॉ बना दिया, क्योंकि वो मेजॉरिटी कंट्री थी। जब आप मेजॉरिटी कम्युनिटी का लॉ रिफॉर्म कर रहे होते हैं तो आसान होता है। जैसे हमने हिंदू लॉ बेहतर तरीके से रिफॉर्म कर लिया। माइनॉरिटी कम्युनिटी का लॉ रिफॉर्म करने में रेसिस्टेंस होती है, मल्टीकल्चरलिज्म और तरह तरह के राइट्स की बात आती है। तो अब हिंदुस्तान के जो उलेमा हैं और पर्सनल लॉ बोर्ड है, उनसे मेरा निवेदन यह है कि क्योंकि 3 तलाकों पे ओपिनियन डिवाइडेड है, एक कंजर्वेटिव व्यू है, एक लिबरल व्यू है, तो शायद इस समय उनको लिबरल व्यू अपनाना चाहिए। लेकिन इस सारी प्रॉब्लम को हल करने में सबसे बड़ा जो रोल अदा होने वाला है, वो अदा होने वाला है जो मस्जिद का इमाम है, जो निकाह पढ़ा रहा है। अभी ये बात आई गुजरात से कि 1 पेज का निकाह नाम, 1 का क्यों हो, 10 का हो सकता है। अगर वो लड़की ये कहे कि साहब इन शर्तों पे ही मैं शादी करूंगी, अगर सब लड़कियां ये कह दें। मैंने आज सोचा है कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया और जामिया हमदर्द और मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी को एक निकाह बना के भेजूंगा कि जितनी मुसलमान लड़कियां हैं उनको एडमिशन के वक्त ये दे दो कि इसे यूज करें निकाह के वक्त अपने, उनको एडमिशन के ही वक्त दे दिया जाएगा। जब उनका 12th में या इतना क्रांतिकारी बना देंगे कि फिर मौलाना आ जाएंगे, वो निकाह नामा पहले फाड़ो। जैसे दहेज प्रथा खत्म नहीं हुई, लेकिन ये अच्छी पहल है कि ये एक साथ में ये भारत सरकार भी कर सकती है कि एक ऐसा या अल्पसंख्यक मंत्रालय है, जो अल्पसंख्यक मंत्री होते हैं जिनके पास विभागों का दौरा करके देखने का कि बाबू आए हैं कि नहीं, इसके अलावा कोई काम नहीं। मैरिज रजिस्ट्रेशन कर दें और ये कहें कि मुस्लिम निकाह नामे का रजिस्ट्रेशन होगा। और निकाह नामे का ये फॉर्मेट है। ठीक है। अगर उस फॉर्मेट में 10 शर्त लिखी हैं, कोई लड़की कहे नहीं मुझको तो 3 ही शर्त चाहिए, तो वो 3 को टिक कर दे। कोई कहे मुझे 5 चाहिए, आप 10-15 लिख दीजिए उसमें, जिस पे दोनों पार्टीज राजी हो जाएं, वो आप कह दीजिए कि राजी हो गई। 3-4 आप ये लिख दीजिए कि ये हर निकाहनामे में रहेंगी। कल मैंने इंडियन एक्सप्रेस के उसमें कोट किया, देखिए मुगल पीरियड में 4 शर्तें मौजूद थी आमतौर से। एक तो ये कि दूसरी शादी नहीं करोगे, तीसरे तलाक नहीं दोगे, 3 तलाकें नहीं दोगे, और मेंटेनेंस में 6 महीने से 1 साल से ज्यादा गैप नहीं करोगे, कहीं चले गए। और चौथे ये कि गो के उस जमाने में गुलामी प्रथा मौजूद थी कि अगर कोई दासी रख ली तो ये औरत या तो दासी को फ्री कर देगी या उसकी शादी कर देगी या उसे बेच लेगी और पैसे अपने पास रख लेगी। ये तो 4 शर्तें मिली हैं लिखी हुई। कई जगह ऐसा है जहां सिर्फ ये लिखा है कि ये निकाह है 4 शर्तों पे, जो सबको पता है। यानी शर्तें इतनी आम थी
कि उन्हें लिखने की जरूरत नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया फैजान साहब, इस बहस में अलग अलग तरह की जानकारी लाने के लिए हम गुरुवार और शुक्रवार से यही कोशिश कर रहे थे। और भी बहुत सारे मसले हैं, वह मौका पड़ेगा तो मिलेगा तो और भी करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद कमाल खान लखनऊ से इसी मसले पर एक लंबी रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं, उसकी चर्चा करेंगे। मुस्लिम समाज में 3 तलाक को लेकर महिलाओं की शिकायतें भरी पड़ी हैं। एक शिकायत लखनऊ की है, जिनकी एक किडनी खराब हुई तो उनके शौहर ने तलाक दे दिया। शौहर का कहना था कि अगर वो तलाक नहीं देगा तो उसकी भी किडनी खराब हो जाएगी। लखनऊ पीजीआई में डायलिसिस करवा के सबा बाहर निकली ही थी कि शौहर ने बाहर सड़क पर तलाक 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 कह दिया। सबकी दास्तान दिल दहलाने वाली है। कमाल खान की रिपोर्ट। बिना किसी गुनाह के मुझे सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मेरी किडनी खराब हो गई। बिना किसी गुनाह के मुझे सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मेरी किडनी खराब हो गई। हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको। ये क्या हुआ, ये किस बात पे रोना आया। ठुकरा दिए जाने का एहसास भी उसे बार बार रुलाता है। शमा उस रोज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल संजय गांधी पीजीआई से डायलिसिस करा के शौहर तफसीर के साथ बाहर निकली ही थी कि तफसीर ने शमा को तलाक दे दिया। कहा कि तुम्हारी किडनी खराब हो गई है तो मेरी भी खराब हो जाएगी। तो उन्होंने कहा हाँ मैं अलग ही हो रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा। फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा आप क्या कह रहे हो? तो कह रहे हैं कि देखो तुम्हारी किडनी खराब हो चुकी, मेरी किडनी ना खराब हो जाए, इसलिए अब हमें अलग हो जाना चाहिए। और मुझे वहीं छोड़ के, मेरी पर्स उनके हाथ में थी, वहीं छोड़ के मुझे चले गए। और फिर बाद में रास्ते में मेरे भाई को फोन कर रहे हैं कि तू अपनी बहन को वहां से उठा लो। तफसीर शादी करने तो बारात लेके शमा के घर गए थे, लेकिन तलाक सड़क पे खड़े खड़े दे दिया। और उस वक्त डायलिसिस की हालत में थी। डायलिसिस में क्या होता है कि मशीन एक आम की तरह इंसान को चूस के फेंक दिया जाता है। उस कंडीशन में रहता है कि इंसान ना सही एक खड़ा भी नहीं हो पाता है। उस हालत में बहुत ही टॉर्चर होता है। इंसान का ब्लड फिल्टर होता है, उसमें होने के बाद जब वो निकलता है तो सर में दर्द, पूरी बॉडी में पेन होने लगता है कि ऐसा लगता है कि अब जिंदगी की जीने। उस हालत में उन्होंने मुझे कहा कि अब हमें अलग होने, कहीं मेरी किडनी ना खराब हो जाए। शमा को माँ बाप ने बहुत नाजों में पाला, इकोनॉमिक्स में एमए कराया, अच्छी शादी की, एक बच्ची हुई। लेकिन बच्ची होने के बाद शमा की किडनी खराब हो गई। उसने तफसीर को समझाया कि किडनी खराब होने से दूसरे को इन्फेक्शन नहीं होता, लेकिन वो उसे छोड़ने की इतनी जल्दी में थे कि बीच सड़क पे छोड़ गए। हर तरफ अंधेरा था, बस मेरी जिंदगी मौत के बीच में था कि मैं एक कदम नहीं उठा पा रही थी। इधर चक्कर आ रहा था, इधर सर में दर्द। मेरी हालत नहीं थी कि मैं उठ के खड़ी हो पाऊँ। और कोई टेम्पो वाला नहीं मिल रहा था कि मुझे कोई लेके जाए। मुझे पता ही नहीं था कि पीजीआई के आगे मेरा घर है कहाँ, किस मुझसे कहा कि मैं आगे जा रही हूँ। मैं अब अम्मी के पास आई। अम्मी से मैंने कहा अम्मी सब खत्म हो गए, उसने मुझे छोड़ दिया। सिर्फ मेरी किडनी खराब हो गई इसकी वजह से। यही नहीं, शमा का जब किडनी ट्रांसप्लांट हुआ तब भी तफसीर उसे देखने भी नहीं आए। नहीं सर, आए ही नहीं मेरे पास। दूर से मुझे देख के गए, उसे लगा कि उनको इन्फेक्शन ना हो जाए। तो वो ये डर रहे थे कि उनकी भी किडनी खराब हो जाएगी। हाँ, वो मेरे पास ही नहीं आए। दूर से देखे और ऐसे देख रहे थे, ऐसे लगता है मैं कोई छुआ छू तो। शमा ने एक दफा तफसीर से कहा भी था कि आपकी मोहब्बत का इम्तिहान तो हो गया, काश मुझे अपनी मोहब्बत का इम्तिहान देने का मौका मिलता। मैंने उनसे पहले ही कहा था, मैंने कहा खुदा ना खास्ता अगर मेरी जगह आपकी किडनी होती, मैं सबसे पहले खड़ी होती आपको किडनी देने के लिए। और अब मैं हर लम्हा आपकी पूरी अपनी जान से मदद करती, ये सोच के मेरी जिंदगी में आप ही बसी हुई है। तफसीर ने शमा को तो छोड़ा ही, अपनी बच्ची के साथ भी ऐसा सुलूक किया कि शमा का दिल दहल गया।
एक बार मोहल्ले में ऐसी शादी हुई तो उनके मामू की लड़के की शादी थी और मेरे मोहल्ले में होते तो उनके मेरे पास भी कार्ड आया हुआ था। तो वो मेरी बेटी इसलिए खुश होगी कि उसके पापा आने वाले हैं। तो उसने कहा कि मम्मी मुझे तैयार को पापा आएंगे, मैं उनसे मिलूंगी, पापा सब ठीक कर देंगे। और फिर वहाँ पे गई तैयार होके, उनके भतीजे ने कहा देखो तुम्हारे पापा वो खड़े हुए हैं। वो भागती गई, पापा अब्बा कहते हैं, वो वहीं से भाग गए। वापस मेरी बेटी वहीं गिर गई और गिर कितना रोई कि वापस पापा आके मुझे डांटने लगे, क्यों भेजा इसको, जानती वो इंसान ऐसा नहीं है, फिर क्यों उसके हाथ भेज देती हो तुम। रात भर मेरी बेटी को 104 डिग्री बुखार था। वो हर 2 मिनट के बाद पापा पापा चिल्ला रही थी और डॉक्टर ने मुझे मना किया था कि अगर बच्चे को बुखार होगा तो आप बच्चे से दूर रहिएगा। उस वक्त मैंने कहा अगर मौत भी आ जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं, बस खुदा से इतनी दुआ है कि मौत हो तो दोनों के साथ में हो, क्योंकि अगर मैं मर गई तो मेरा बच्चा अनाथ हो जाएगा। शमा का मजहब में अकीदा है, बचपन से नमाज रोजे भी करती है। उसे यकीन नहीं कि जिस खुदा ने औरत को बनाया है वो उसके लिए 3 तलाक का कानून भी बना सकता है। मैं खुदा से सच्ची मोहब्बत कर, उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत कर, मुझे नहीं लगता कि हाँ उन्होंने ऐसा किया होगा कि एक औरत को इस तरह तकलीफों से गुजरे। शमा की जिंदगी में धोखे हैं, गम है, रुसवाइयां हैं, दुश्वारियां हैं, तन्हाइयां हैं, लेकिन वो जीना चाहती है अपनी बेटी के लिए। इसीलिए जिंदा रहने की ललक उसके अंदर और बढ़ गई है। यादें रुलाती हैं लेकिन आंसू पोंछ के वो आगे जाना चाहती है। शमा की कहानी सुनना दर्द के एक सफर से गुजरने जैसा है जो बहुत सारी तकलीफ और गुस्से पे खत्म होता है। क्या ये सही नहीं है कि अगर 3 तलाक पे रोक होती तो शमा की ये हालत नहीं होती? लखनऊ में कैमरामैन आरसी जोशी के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।